क्लास 7 NCERT साइंस चैप्टर नंबर 6 रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। साइंस की यह पूरी सीरीज हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। आप चाहे किसी भी मीडियम के हों, आपका हर चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से रीडिंग होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा और साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे और साथ में नोट्स तो हर एक वीडियो के अंदर है ही। इसे पूरा देखिए, आपको यह चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है, शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represent a change. Make a list of 10 changes you noticed around you. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of 2 kinds, physical and chemical. चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे। एक्टिविटी क्रियाकलाप 6.1, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें, जैसा कि आप चित्र 6.1 में देख रहे हैं। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा तो नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper as you are seeing in figure 6.1. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. But is there a change in the property of the paper? कागज के गुण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। There is no change in the property of paper. Yes, इसके साइज में चेंज हुआ है। कागज तो वही है, सारे उसी कागज के टुकड़े हैं, तो कागज तो वैसा का वैसा है, लेकिन इसकी साइज बदल चुकी है। एक्टिविटी क्रियाकलाप 6.2, अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण या पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे चौक के आकार में बेल कर सूखने दें। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? Collect the chalk dust laying on the floor near the chalkboard in your classroom or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into a shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? Yes, chalk powder चूने से बना हुआ होता है और चूने से जब चौक बनाई जाती है तब और ठंडे हुए चूने के बाद में फिर वो चौक पिस जाती है तब, तो ओरिजिनल चौक जैसा तो नहीं बनेगा, ये बात तय है। एक्टिविटी क्रियाकलाप 6.3, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखिए। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण, बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल
फिर से ठोस बर्फ बन गया। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid in ice once again? बिल्कुल सही है। नमक और बर्फ के मिक्सचर में अगर हम लोग ये थोड़ी सी बर्फ और पानी रख देंगे तो वह दोबारा से बर्फ बन जाएगा। ज्यादातर जो कैंडी या कुल्फी वाले घूमते हैं गलियों में, उनके पास में जो फ्रीजर होता है वह इसी टाइप का होता है कि उसके चारों तरफ के खाली पोर्शन में नमक और बर्फ का ये एक मिक्सचर डाल देते हैं, जिससे वह एक फ्रीजर का काम करने लग जाता है। अंदर का पोर्शन जिसमें बर्फ पिघलती नहीं है और बर्फ जम भी जाती है। एक्टिविटी क्रियाकलाप 6.4, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? हाँ, बिल्कुल देगी। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंद दिखाई देती है? बिल्कुल हाँ देगी। Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Yes. Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? Yes, we can see. Activity क्रियाकलाप 6.5 6.5, ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के आगे वाले भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? हाँ, पहले वह काला होगा, फिर लाल होगा। ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद आगे वाले भाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है, वापस पहले वाला रंग आ जाएगा। एक्टिविटी 6.5, क्वेश्चन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। होल्ड अ यूज्ड hacksaw blade with a pair of tongue. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Yes, it is changed. Firstly black and then into red. Remove the blade from the flame. Observe the tip again after some time. Does it back its original color? Yes, it will back to its original color. क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज और चौक के आमाप यानी साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 3 और 4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। इन एक्टिविटीज 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. In activities 3 and 4, water changes its state from solid to liquid or from gas to liquid. In activity 5, the hacksaw blade changed color on heating. पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। यह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात पदार्थ के आकार में, आमाप यानी कि साइज में, रंग में और अवस्था में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो वह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. Let us now consider the other kind of change. रासायनिक परिवर्तन। यहाँ चैप्टर का दूसरा भाग शुरू हो रहा है।
6.2 लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। आप चित्र 6.2 में देख रहे हैं। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क में रखी हुई लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। ध्यान रखें कि जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ यानी लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। केमिकल चेंज, a change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting, as you can see in figure 6.2. Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in open gets rusted. At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, wet iron pan, tawa, always gets rusted if left in that state for some time. Rust is not iron. It is different from iron on which it gets deposited. आइए अब हम कुछ ऐसे परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। Let us consider a few more changes where new substances are formed. क्रियाकलाप एक्टिविटी 6.6 सावधानी, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है, इसलिए जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। मैग्नीशियम की पतली पट्टी या फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए, सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए, यह चमकदार श्वेत या सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। आप चित्र 6.3 में देख सकते हैं। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म या राख पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? नहीं, उससे अलग है। क्वेश्चन, इट इज डेंजरस टू look for long at burning magnesium ribbon. So do not stare at the burning ribbon for a long time. It will hazardous for you. Get a small piece of a thin strip or ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white light. You can see in figure 6.3. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. Does the ash look like the magnesium ribbon? No, the change can be represented by the following equation. मैग्नीशियम Mg से डिनोट होगा, प्लस ऑक्सीजन इसको मिली है एटमॉस्फेयर में, O2 से डिनोट होगा, और इन दोनों को ऐड करने पर हमें रिसीव क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, दैट इज जो ऐश बची है ना, उसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम MgO से डिनोट करते हैं। ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरण में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है। The equation here are different from those in mathematics. In equations of this kind, the arrow implies becomes. No attempt should be made to balance chemical equations at this stage. भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय। कलेक्ट एश एंड मिक्स इट विद a small amount of water. Stir the mixture, aqueous solution well. Test the mixture with blue and red litmus
litmus paper. Does the mixture turn red litmus blue? Does the mixture turn blue litmus red? On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution, acidic or basic? भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको MgO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस उसमें क्या किया, जल, पानी, और पानी को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों के मिक्स होने पर क्या बना, इसको एरो साइन से दर्शा रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसको हम MgOH2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। On dissolving the ash in water, it formed a new substance, that is magnesium hydroxide. This change can be written in the form of following equation: magnesium oxide denoted as MgO plus water denoted as H2O, and with arrow sign it becomes magnesium hydroxide, which is MgOH2. जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अर्थात बेस है। अतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। As you are already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. So magnesium hydroxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. क्रियाकलाप एक्टिविटी 6.7 to be demonstrated by teacher. कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का छोटा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का एक टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। चित्र 6.4 में आप देखें। डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा is about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. Add few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of solution. Compare it with the color of sample solution saved separately. You can see it in figure 6.4. क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील और ब्लेड को बाहर निकाल दीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? Do you see any change in the color of the solution? Take out the nail or the blade. Has it changed in any way? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। The changes that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron. The change of color of the solution from blue to green is due to formation of the iron sulfate, a new substance. The brown deposit on iron nail is copper, another new substance. We can write the reaction as following. अब यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट विलयन यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू है उसमें आयरन को डाल दिया तो हमारे पास में रिजल्ट निकलेगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन होगा और साथ ही साथ रिजल्ट निकलेगा कॉपर अलग हो जाएगा जो कि लोहे पर जम जाएगा ब्राउन डिपॉजिट के रूप में। तो अब आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन को प्रॉपर वे में किस तरह से लिखा जाता है। क्रियाकलाप एक्टिविटी 6.8 किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए।
चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट a teaspoonful of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water as shown in figure 6.5. What happens to the lime water? The change in the test tube is as follows. सिरका जो कि एसिटिक अम्ल होता है, विनेगर जो कि एसिटिक एसिड होता है, उसमें खाने का सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इन दोनों को प्लस करने पर यानी कि साथ में मिलाने पर जो रिजल्ट निकलेगा जिसे एरो साइन से दिखाया गया है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अन्य पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी CO2 और CaOH2 इनको मिलाने पर जो रिजल्ट निकलेगा एरो साइन से वो आपके सामने है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CaCO3 प्लस C2O। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एसिटिक एसिड को और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे को मिलाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर चूने के पानी से मिलाएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और पानी अलग है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test for carbon dioxide. You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। In activity 6.6 to 6.8, you saw that in each change one or more new substances were formed. क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। In activity 6.6, the ash was the new substance formed when magnesium was burnt in air. क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ में अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and कॉपर। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? यस, बिल्कुल सही, कैल्शियम कार्बोनेट। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। इन एक्टिविटी 6.8, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। Can you name the new substance formed in this reaction? Obviously, we can say that this is calcium carbonate. यह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों, डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई थी। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ।
times. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, digestion of food in our body, ripening of fruits, fermentation of grapes, etc. happens due to a series of chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reactions. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by chemical reactions. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों या पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त या बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। Heat, light or any other radiation, ultraviolet for example, may be given off or absorbed. ध्वनि का उत्पन्न होना, sound may be produced. गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, a change in smell may take place or a new smell may be given off. रंग का परिवर्तन होना, a color change may take place. किसी गैस का बनना, a gas may be formed. आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। Let us look at some more examples. आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार का क्रियाकलाप आप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहरा सकते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन ही होता है। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल हाँ, उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी रासायनिक परिवर्तन होती है। We saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by production of heat. Explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That's why you are advised not to play with fireworks. When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? Yes, we can call it chemical change. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away from some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The change of color in these cases is due to formation of new substances. Are not these changes chemical changes? Yes, these are chemical changes. In chapter 5, you neutralized an acid with a base. Is neutralization a chemical change? Yes, neutralization also a chemical change. अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप या पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल हाँ, कह सकते हैं। इस पर पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। We learned in chapter
one, that plants produce their food by a process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? Yes, we can call photosynthesis a chemical change. Paheli said that even digestion is a chemical change. सुरक्षात्मक आवरण, a protective shield. आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiations which comes from the sun. Ozone absorbs this radiation and breaks down to oxygen. Oxygen is different from ozone. Can we call the breaking down of ozone is a chemical change? Yes, it is a chemical change. If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and another life forms. Ozone acts as a natural shield against this radiation. Part 3 of this chapter is rusting of iron. लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। Let us get back to rusting. This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. The process of rusting can be represented by the following equation. लोहा, इसे Fe से रिप्रेजेंट करेंगे आयरन को। ऑक्सीजन, इसे O2 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कहां से आएगी? वायु से, एयर से आएगी, फ्रॉम द एयर। और इसे जल में मिलाएंगे जो कि H2O से रिप्रेजेंट हो रहा है, वाटर। और इन तीनों के मिलने पर जंग लगती है और इस जंग का नाम है आयरन ऑक्साइड, जिसे Fe2O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। रस्ट इज व्हाट? आयरन ऑक्साइड विच इज रिप्रेजेंटेड एज Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और water vapor is essential. In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। That's why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. हम जंग लगने की रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता या जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं जिससे उनमें जंग नहीं लगता। So how do we prevent rusting? Prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc
on iron. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रति वर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? You know that ships are made of iron and part of them remains under water. On the part above water also, water drops keeps clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? Stainless steel लोहे के कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and manganese. It does not rust. चैप्टर का चौथा भाग शुरू हो रहा है अब। 6.4 क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक या लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इन क्लास 6 you have learned that salt can be obtained by evaporation of sea water. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions. The process is called crystallization. It is an example of a physical change. Activity क्रियाकलाप 6.9। सावधानी, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए बनाएं। आप चित्र 6.6 में देखेंगे। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुला कर या अन्य किसी प्रकार से न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए। क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिए, आपको जरूर दिखाई देंगे। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। To be performed in the presence of teacher. Question: Use only dilute sulfuric acid. Be careful while boiling water. Take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. You can see in figure 6.6. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution. Allow it to cool. Do not disturb the solution when it is cooling. Look at the solution after some time. Can you see the crystals of copper sulfate? If not, wait for some more time. You will see surely. You have learnt about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical changes. Chapter reading is over. आपने क्या सीखा? What you have learned. परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके
के विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन these changes. These changes may be reversible. In chemical changes, new substances are produced. Some substances can be obtained in pure state from their solutions by crystallization. Now coming to question answers. Exercise अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, classify the changes involved in the following processes as physical और chemical changes. निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। बी, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, जल में शक्कर को घोलना, फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाना, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। डी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम को पिघलाना, फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। ई, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फॉइल बनाना, फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। लास्ट एफ, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। ए, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। फॉल्स, इट इज ए फिजिकल चेंज, असत्य, यह एक भौतिक परिवर्तन है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। फॉल्स, इट इज ए केमिकल चेंज, असत्य, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, जस्ते अथवा जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। वेरी ट्रू, यह सत्य कथन है। डी, आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंसेस, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। फॉल्स, आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड, असत्य, लोहा और जंग एक पदार्थ नहीं है, जंग आयरन ऑक्साइड कहलाता है। ई, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ट्रू है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। The chemical name of baking soda is सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सी, two methods by which rusting of iron can be prevented are galvanization and painting. ऐसी दो विधियां जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है वे है गैल्वेनाइजेशन तथा पेंट। डी, changes in which only dash properties of a substance change are called physical changes. Physical properties, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, फिजिकल गुणों में परिवर्तन होता है। ई, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द evolution of a gas. What type of change is it? Explain. जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। When baking soda, sodium hydrogen carbonate is mixed with lemon juice, which is citric acid, bubbles are formed. The bubbles are formed due to evolution of carbon dioxide gas. This is a chemical change. In this change, citric acid contained in lemon juice reacts with sodium hydrogen carbonate, which results in the evolution of carbon dioxide gas. We can also represent this reaction by following
equation. Lemon juice, which is citric acid, plus baking soda, which is sodium hydrogen carbonate, and the result will be carbon dioxide plus other substances. जब भी हम नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाएंगे तो बुलबुले बनते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है और इस रासायनिक परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, क्योंकि नींबू का रस खाने के सोडा से मिलकर एक अलग उत्पाद बना देता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ कैंडल बर्न्स both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, यानी कि मोमबत्ती के मोम का जलना यह तो भौतिक परिवर्तन है क्योंकि मोम वापस जम जाएगा, लेकिन मोम के बीच में जो बत्ती होती है, जो डोरी होती है, उसका जलना रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम को एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। When a candle burns, both physical and chemical changes take place. फिजिकल चेंज में क्या लिखा हुआ है? मोम का गलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। केमिकल चेंज में क्या लिखा हुआ है? बर्निंग ऑफ वैक्स और burning of thread. Eating of food is another example when both physical and chemical changes occur simultaneously. Physical change, जब भी हम भोजन खाएंगे तो हम उसे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो जो बड़े फूड पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर में बदल जाएंगे। केमिकल चेंज कैसे हुआ? जब भोजन का पाचन होगा तो उसमें अलग उत्पाद बनेंगे जो हमारे शरीर के काम के होंगे और जो काम के नहीं होंगे वो फिर बाहर निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट settling of curd is a chemical change? आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? Once the curd is formed, milk cannot be re-obtained from it. जब भी दही बनता है तो उससे दूध वापस नहीं बनाया जा सकता। Also, both milk and curd have different properties. और इसके अलावा दूध और दही के अभिलक्षण भी अलग अलग हैं। Since these are properties of chemical change, तो ये अभिलक्षण किसी रासायनिक परिवर्तन के ही होते हैं। Setting of curd is a chemical change. इसीलिए हम कह सकते हैं कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? When we burn wood, a new substance, coal, is formed. Therefore, it is a chemical change. However, when we cut wood, only the shape and size of the wood are changed. No new substance is formed. Therefore, it is a physical change. जब भी हम लकड़ी को जलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, कोयला। इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जब हम लकड़ी को काटेंगे तो इसके आकार और आमाप में और प्रारूप में बदलाव होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसका वर्णन कीजिए। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस इज एज फॉलो। ए कप full of water is taken in a beaker. Few drops of dilute sulfuric acid are added to this. The water is then heated and when it starts boiling, copper sulfate powder is added with stirring. Copper sulfate powder should be added until the solution becomes saturated. It is then filtered into a china dish and allowed to cool. The solution should be kept undisturbed. Slowly the crystals of copper sulfate separate out. Copper sulfate के क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है, एक कप पानी को बीकर में डालिए, उसमें कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दीजिए। अब पानी को गर्म कीजिए। जब यह उबलना शुरू हो जाए तो इसमें कॉपर सल्फेट चूर्ण को ऐड करते जाइए। तब तक ऐड करते जाइए जब तक कि यह सैचुरेटेड नहीं हो जाता और उसके बाद उसे चाइना डिश पर चीनी मिट्टी के बाउल में निस्तारित कर लीजिए और ठंडा होने दीजिए। ये ध्यान रखें कि विलयन को ज्यादा छेड़े नहीं। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अलग होना शुरू हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ मॉइस्चर मींस वाटर and air means oxygen. By painting an iron gate, we prevent its contact from the air and moisture present in the atmosphere. Hence, rusting is prevented. लोहे में जंग लगने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो नमी जो कि पानी है और दूसरा हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है। इन दोनों से बचाव कर लिया तो जंग नहीं लगती। इसीलिए अगर हम किसी लोहे की चीज को पेंट कर देंगे तो उसका पानी और हवा से बचाव होगा और जंग नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ मॉइस्चर मींस वाटर एंड एयर मींस ऑक्सीजन। इन कोस्टल एरियाज आयरन ऑब्जेक्ट्स हैव मच कांटेक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हेंस रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर कंपेयर टू द डेजर्ट। हमें पता है कि जंग लगने के दो कारण है, पानी और हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है। और पानी और हवा दोनों ही चीजें समुद्री किनारों पर अधिक पाई जाएंगी। हवा में नमी भी बहुत होगी और साथ ही ऑक्सीजन भी होगी, तो दोनों समुद्र किनारे वाले इलाकों में अधिक पाए जाएंगे। जबकि रेगिस्तान में पानी कम होगा तो एक चीज तो कम हो गई, हवा ज्यादा रहती है लेकिन वह गर्म होती है, तो इसलिए अपेक्षाकृत रूप से देखें तो समुद्री किनारों पर लोहे में जंग जल्दी लगती है। क्वेश्चन नंबर 11, the gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas LPG. In the cylinder, it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. This is change A. When it burns, this is change B. The following statement pertain to these changes. Choose the correct one. हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस है, LPG कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये तो हुआ परिवर्तन ए। फिर यही गैस जलती है, ये हुआ परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन इसमें यह होगा कि प्रोसेस बी जो है वो केमिकल चेंज है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 12, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। इट इज चेंज ए। The biogas is then burnt as fuel. It is change B. The following statements pertain to these changes. Choose the correct one. अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस या बायोगैस में परिवर्तित कर देते हैं। यह तो हुआ परिवर्तन A। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, यह हुआ परिवर्तन B। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। इनमें से सही कथन तीसरा वाला है, बोथ प्रोसेसेस A and B are chemical changes। प्रक्रम A और प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। तो दैट्स इट, आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, प्रश्न उत्तर भी पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगले वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।